हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करने जा रहे हैं। इसी चैप्टर का नाम कई बुक में आप देखोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा होता है, ठीक है। यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोले या फिर हाइट एंड डिस्टेंस बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है और दोनों एक ही चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर का आज डे नंबर 1 है। ये जो चैप्टर है ये टोटली अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से डिपेंडेंट है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको बिल्कुल अच्छे से आता है तो इस वाले चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है लेकिन उसका अपने लाइफ में कहीं यूज ही नहीं है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आखिर क्यों ही पढ़े हैं? क्या हम लोग केवल एग्जाम में नंबर्स लाने के लिए पढ़े हैं? क्या उसके डेली लाइफ में कोई यूजेज है? तो ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का अपने डेली लाइफ में बहुत यूज है और हर एक पॉइंट पे यूज है, और उसी यूज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है टोटली आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स पे ही डिपेंडेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर अगर बिल्कुल अच्छे से आपको आता है तो इस वाले चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से आपको कौन कौन से ऐसे फॉर्मूलेज हैं, कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, ताकि इस वाले चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। इस टाइप के जो भी फॉर्मूलेज हम लोग पढ़े हैं उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो ये 6 फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। यानी टी रेशियोज, ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। इस टाइप के जो भी फॉर्मूलेज होते हैं दे आर कॉल्ड टी रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टेबल आना चाहिए। जैसे 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू किसी भी पूछ लिया, उसका वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है, तो ये वाला भी आपको याद होना चाहिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसको हम लोग शॉर्ट में टी टेबल लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, जैसे मान लो 30 डिग्री पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपसे वैल्यू पूछ लिया, 45 डिग्री पे पूछ लिया, या फिर मान लो 60 डिग्री पे पूछ लिया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर से, तो इस वाले चैप्टर में लगभग आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो हमको समझना जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में कहीं कहीं ये वर्ड्स कुछ दिए गए हैं, ये वाला वर्ड्स वहाँ पे यूज होगा, तो ये हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास में सबसे पहले इन वर्ड्स को हम लोग समझेंगे, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे इसका मतलब आएगा तो वहां पे हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो क्लास है इसमें हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां से अपना जर्नी शुरू होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट था लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इस हेलीकॉप्टर में बैठा एक व्यक्ति इस हिरन को ऊपर से देख रहा है, ठीक है। तो उसकी आंखों से इस हिरन को देखने वाले लाइन को, इमेजिनरी लाइन को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ही हम लोग लाइन ऑफ साइट बोल रहे हैं। मतलब एक ऑब्जर्वर है जो किसी वस्तु को देख रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसको कोई व्यक्ति देख रहा है। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर में बैठा एक व्यक्ति इस हिरन को देख रहा है, तो इसकी आंखों से इस हिरन को देखने वाले लाइन सेगमेंट को ही हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और जहां से देखा जा रहा है, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे यहां पे एक लड़का है, तो इस एरोप्लेन को ये देख रहा है, राइट। तो ये तो हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। लड़का उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसकी आंखों से उस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लेकिन यहां पे हमको समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राउंड है इसी के पैरेलल इसकी आंखों से पास करता हुआ हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राउंड से पैरेलल इसकी आंखों से पास करता हुआ हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए हैं, और ये जो इसके आंखों से उस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है उसको तो हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते ही हैं। अब इस एरोप्लेन से इस पैरेलल लाइन पे जो कि ग्राउंड के पैरेलल है उस पे एक हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, राइट। तो यहां से एक हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के कंसेप्ट को समझें तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिख नहीं रहा है, वाइट से करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने एंगल से ये लड़का अपना मुंडी ऊपर की ओर उठा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, उस एरोप्लेन को देखने के लिए, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये थीटा एंगल से अपना मुंडी ऊपर की ओर उठा रहा है इस एरोप्लेन को देखने के लिए, तो ये जो थीटा एंगल होगा दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। इसको और एग्जांपल की मदद से थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लो तो यहाँ पे एक लड़की है जो कि आकाश में उड़ रहे एक पतंग को एब्जॉर्व कर रही है। तो अगर इस लड़की की आंखों से इस पतंग को, जिसको ये देख रही है, इसको अगर मिलाया जाए तो इस वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड के पैरेलल इसकी आंखों से पास करता हुआ एक हम लोग पैरेलल लाइन खींचेंगे और इस पे इस ऑब्जेक्ट से एक हम लोग परपेंडिकुलर गिरा देंगे जिसको ये देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना डिग्री से ये अपना मुंडी ऊपर की ओर उठा रही है इस पतंग को देखने के लिए, उसी डिग्री को, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे भी ये थीटा डिग्री से अपना मुंडी ऊपर उठा रही है, तो ये जो थीटा एंगल होगा दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख पाओ तो इस वाले प्रॉब्लम में या फिर इस वाले प्रॉब्लम में, हर एक प्रॉब्लम में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो इसी टाइप से जो भी इस चैप्टर्स में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर एक क्वेश्चंस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा और वहां पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का केवल यूज करना होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फॉर्मूले जो भी साइन थीटा कॉस थीटा वाले होते हैं वो फॉर्मूले यूज करने होंगे, और जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में डिग्रीज वाले वैल्यू होते हैं उसको यूज करना पड़ेगा। एंड इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, अपने पास आंसर निकल के आता जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेली लाइफ में इसका कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको पिक्चर की मदद से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन को, कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है और ग्राउंड पे एक फुटबॉल रखा गया है। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप फ्लोर पे आप यहाँ पे मान लो कि कोई एक लड़का है यहाँ से इस फुटबॉल को देख रहा है। ठीक है, जो कि ग्राउंड पे पड़ा है। तो यहाँ पे हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन के कंसेप्ट को समझना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड के पैरेलल यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने डिग्री से ये अपना मुंडी नीचे की ओर लड़का करेगा इस फुटबॉल को देखने के लिए, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। राइट, तो ये आपका सपोज मान लो ये थीटा डिग्री एंगल हो गया, तो ये थीटा जो होगा दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिस पैरेलल लाइन से ये अपना मुंडी नीचे की ओर झुका रहा है इस फुटबॉल को देखने के लिए। तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या करो, ग्राउंड पे एक पहले लाइन सेगमेंट बना दो। ठीक है, जिसके पैरेलल हम लोग ऑलरेडी उस लड़के की आंखों से पास करता हुआ एक पैरेलल लाइन खींचे हैं, और आप क्या करो, यहां से जहां से ये लड़का देख रहा हूं वहां से इस पे एक परपेंडिकुलर गिरा दो। तो यहां पे भी आप पाओगे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे भी बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, और आपने जूनियर क्लासेस में पैरेलल लाइन का कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी थीटा हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर में हर एक सिचुएशन में जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेगा, हर एक सिचुएशन में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को और थोड़ा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर हेलीकॉप्टर से यहाँ से एक व्यक्ति मान लो इस कैमल को देख रहा है ऊपर से। तो ये जो लाइन है ये क्या है, ये लाइन ऑफ साइट है। वहां से एब्जॉर्बर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, कैमल, और एब्जॉर्बर क्या है, वहां से एक व्यक्ति है जो कि हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड के पैरेलल यहां से एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक सेकेंड, हम लोग यहां पे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जितने डिग्री से अपना मुंडी नीचे की ओर झुका रहा है इस कैमल को देखने के लिए, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा एंगल। तो थीटा एंगल से ये अपना मुंडी नीचे की ओर झुका रहा है इस कैमल को देखने के लिए, तो ये थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर ग्राउंड के पैरेलल एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस कैमल के पास से होकर पास करेगा, और यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये आपस में पैरेलल है। तो ये पैरेलल के कंसेप्ट से ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझेंगे। मल्टीपल हम लोग एग्जाम्पल की मदद से इसलिए समझ रहे हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ डे टू डे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे है। ठीक है। इस चैप्टर में हमको मेनली ट्रिग्नोमेट्री के यूज के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे दो हिरन सब है, ये सब घास खा रही है, और हेलीकॉप्टर से मान लो यहाँ से पायलट इन दोनों को देख रहा है। ठीक है। तो यहाँ से पायलट इन दोनों को देख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जितना डिग्री से, जितना एंगल से अपना मुंडी नीचे की ओर झुकाएगा, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल से अपना मुंडी हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर झुका रहा है इन दोनों को देखने के लिए। तो ये जो एंगल होगा, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, एंड इस हेलीकॉप्टर से इस पे परपेंडिकुलर गिरा देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ चुका है। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल के कंसेप्ट से। तो आई होप यहाँ तक आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब एक ही साथ इन तीनों कंसेप्ट को मिक्स करते हैं और इसको एक अच्छे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, एक ही बार में पूरे कंसेप्ट को। ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो कि जा रहे हैं, यहाँ पे एक कार है और एक आकाश में हेलीकॉप्टर है। ठीक है। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन को, लाइन ऑफ साइट को और एंगल ऑफ डिप्रेशन के कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। बस आप ध्यान से सुनते रहो। ठीक है। जैसे मान लो ये हेलीकॉप्टर में जो पायलट बैठा हुआ है इन लड़कों को देख रहा है, राइट। तो ये अपना मुंडी क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो कि ग्राउंड के पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उससे अपना मुंडी ये कुछ एंगल से नीचे की ओर झुकाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये मान लो थीटा 1 डिग्री एंगल से अपना मुंडी नीचे की ओर झुका रहा है इन बच्चों को देखने के लिए। तो ये जो थीटा 1 होगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन से ये नीचे की ओर अपना मुंडी झुका रहा है देखने के लिए। ठीक है। यहीं पे अगर मान लो कि ये जो ग्राउंड पे ये जो कार है, यहाँ से जो कार ड्राइवर है वो इन बच्चों को देख रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अपना मुंडी ऊपर की ओर उठाएगा कुछ एंगल से इन बच्चों को देखने के लिए। तो जिस एंगल से ये अपना मुंडी ऊपर की ओर उठाएगा इन बच्चों को देखने के लिए, वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगा, और मान लो यहाँ से ये थीटा 2 एंगल से अपना मुंडी ऊपर की ओर उठा रहा है बच्चों को देखने के लिए, तो ये थीटा 2 क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और थीटा 1 क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो यहाँ से हमको क्या समझने को मिल रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है किसी एंगल से, तो उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो कि ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल होगा, वहां से अगर अपना मुंडी
किसी एंगल से ऊपर की ओर कोई व्यक्ति उठा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो उस टाइम जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। तो यहाँ पे अगर θ1 के बारे में आप बात करो, यहाँ पे लिखते हैं, चलो θ1 क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर एंगल है जो कि बच्चों को देखने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये θ1 क्या होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, राइट, लिख लो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसी प्रकार से जो θ2 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर उठाया गया एंगल है बच्चों को देखने के लिए, तो ये θ2 क्या होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला जो लाइन है ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है, और ये भी लाइन ऑफ साइट है, बिकॉज हेलीकॉप्टर को और बच्चों को मिलाने वाले ये लाइन सेगमेंट ही इमेजिनरी लाइन है, तो ये लाइन ऑफ दोनों साइड्स हो जाएंगे। और यहाँ पे आप सबको बिल्कुल अच्छे से हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसका यूज अपने क्वेश्चंस में कैसे होगा, अब हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी का पहला सवाल है, इसको पहले पढ़ते हैं और इसको पढ़ के फिगर बनाएंगे एंड देन इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी इस चैप्टर का सवाल होगा तो उसका सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना। अगर क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आप फिगर बना लिए तो फिर क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता है, बस वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला वैल्यू यूज करना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। जो मेन डिफिकल्ट पार्ट होता है दैट इज रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द फिगर, यही सबसे मेन डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है। तो इस वाले पार्ट पे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को हम लोग फिगर के मदद से अच्छे से समझ पाएंगे, ताकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको आप अच्छे से इमेजिन कर पाओ, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन इसको फिगर के मदद से समझेंगे। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ था तो इसको हम लेके आए हैं, लेकिन इस फिगर के अलावा हम लोग ये जो क्वेश्चन में जो भी डेटा बोल रहा होगा उसको हम लोग एक अलग फिगर से समझेंगे एंड देन इस पे हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का एक आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबा एक रोप यानी रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली अटैच्ड ए टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो कि एक पोल पे बड़ा हुआ है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब ये कुछ ऐसा बोल रहा है, ध्यान से देखना, इस फिगर को ध्यान से देखो। मतलब आपको एक पोल दिया है, ठीक है, इस पोल से एक रोप बांधा गया है जो कि ग्राउंड से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और इस रोप का लेंथ कितना है 20 मीटर। तो बोल क्या रहा है आपसे बोल रहा है कि आप इस पोल का हाइट बताओ कि ये कितना हाइट है इस पोल का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सिचुएशन में भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक साइड, मान लो यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस वाले ट्रायंगल में आपको एक साइड दिया है और एक एंगल दे दिया है। तो यहाँ पे क्या आप ए बी का साइड नहीं निकाल सकते हो? डेफिनेटली निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मजे का बात यह है कि इस टाइप से फिगर तो आपको क्वेश्चन में देगा नहीं और एग्जाम में आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप का फिगर तो आप बनाओगे नहीं। तो इन सभी चीजों को आपको नॉर्मल इस टाइप के फिगर की मदद से, ट्रायंगल की मदद से बनाना होगा, लेकिन उसको आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा पोल है। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल की मदद से बनाना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिगर की मदद से इसको समझ रहे हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छे से इसको एनालाइज कर पाओ, इमेजिन कर पाओ और समझ पाओ। तो हमको ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर सी के रिस्पेक्ट में आप देखो ये आपका एच हो जाएगा और ए बी जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको एच दिया है और पी कैलकुलेट करना है। तो एच और पी किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है? तो ये आपके साइन थीटा में आता है। तो अगर आप साइन थीटा यूज कर दोगे तो इस ट्रायंगल का आपको ए बी का वैल्यू निकल जाएगा और ए बी क्या है? पोल का हाइट है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा यूज करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच होता है। और पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू है ए बी और एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू है ए सी, यानी ए बी बाई ए सी। तो थीटा के प्लेस पे हम लोग कितना रखेंगे? थीटा के प्लेस पे रखेंगे कितना? 30 डिग्री। तो साइन
30 sin 30 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू हमको तो निकालना ही है और ए सी का वैल्यू 20 है, राइट। तो ए बी बाई 20 हो जाएगा और साइन 30 बच्चे को पता होता है ये कितना होता है, साइन 30 इज 1/2 एंड ए बी बाई कितना 20। तो ए बी का वैल्यू निकालोगे तो ये 20/2 आएगा और कैंसल आउट होके आपके पास ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है, ए बी का वैल्यू 10। तो ए बी का जो वैल्यू है डेट इज 10 मीटर। और ये क्या है, क्या पूछा था हमसे हाइट ऑफ द पोल पूछा था। तो अपने पास हाइट ऑफ द पोल कितना निकल के आया है, 10 मीटर, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ए बी का लेंथ कितना है, 10 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हो कि अगर एक बार आप क्वेश्चन के फिगर को समझ गए तो आप बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आपसे पूछा होगा उसको आप कैलकुलेट कर लोगे। हर एक बार आप देखना किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो सभी क्वेश्चंस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बने या फिर एक से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल बने, हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो भी डिग्रीज वाले वैल्यू हैं वही यूज करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के बस फिगर बनाना आना चाहिए। एक बार फिगर आ गया तो उसमें आप जो भी वैल्यू पूछेगा इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। इसको अच्छे से पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे फिगर बनाना है। हर एक पॉइंट को अच्छे से आराम से देखेंगे। बोल रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। मतलब एक ट्री है जो कि बीच से कहीं से टूट करके ग्राउंड पे गिर गया है और उसका जो सबसे ऊपर वाला गिरा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से। तो यहाँ पे आप फिगर की मदद से इसको समझ सकते हो या फिर यहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक कोकोनट ट्री है जो कि कहीं से बीच वाले पार्ट से कहीं से टूट गया है और एक ग्राउंड पे गिर गया है। तो यहाँ पे भी आप अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ग्राउंड के साथ यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि जो गिरा हुआ पार्ट है ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये ग्राउंड को टच किया तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब जो ट्री का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो और जो टूटा हुआ पार्ट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज 8 मीटर। ये 8 मीटर के इक्वल है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री का हमको हाइट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो टूटा हुआ पार्ट है अगर इसको आप x बोल दो और इसको आप y बोल दो, मतलब ये जो पार्ट जो ग्राउंड से ऊपर की ओर है उसको अगर आप x मीटर बोल दो और जो टूटा हुआ पार्ट है जो ग्राउंड को टच कर रहा है उसको आप y बोल दो, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, जो पार्ट खड़ा है और जो पार्ट टूटा है यानी x प्लस वाई विल बी द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो यहां से यहां वाला पार्ट टूट करके जमीन पे गिर गया है एंड इतना वाला पार्ट खड़ा है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोले हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग x बोले हैं एंड इस वाले पार्ट को हम लोग y बोले हैं। यानी x प्लस वाई क्या होगा, टोटल हाइट ऑफ द ट्री होगा। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, x और y के वैल्यू को निकाल के उसको जोड़ देना है तो अपने पास टोटल हाइट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे हमको क्या करना है, x और y को कैलकुलेट करना है। तो एक छोटा सा नॉर्मल सा एक फिगर बनाते हैं एंड उसको मदद से हम लोग x और y को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, वो तो केवल समझने के लिए था ताकि आप अच्छे से इमेजिन कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, और ये 8 मीटर दिया हुआ था और यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा था।
तो यहाँ पे जो फिगर बन रहा था उसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल फिगर बनाए, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही आ रहा है। तो चलो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक्स और वाई को कैलकुलेट करना है और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास इस ट्री का, इस पेड़ का एक्चुअल हाइट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें? चलो सबसे पहले हम लोग एक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, यानी इस पॉइंट सी पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये जो आपका x होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये y आपका हाइपोटेनस होगा और ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग चलो x को कैलकुलेट करते हैं। तो इस ट्रायंगल का क्या है? x p है और हमको b पता है, मतलब जो दिया हुआ है और जो हमको निकालना है, सिर्फ आप इतना सोचो कि वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आता है। तो हमको p निकालना है और हमको b दिया है। p मतलब x मतलब जो भी पार्ट जमीन पे खड़ा हुआ है पेड़ का, डेट इज x। तो p निकालना है और b हमको दिया हुआ है, यानी p और b किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं? तो ये टेन थीटा में आते हैं, यानी टेन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग यूज करेंगे तो अपने पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लोग ट्रायंगल ABC में टेन थीटा यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में हम लोग टेन थीटा यूज कर लेंगे। टेन थीटा क्या होता है? P बाई बी होता है, और P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू AB है और B का वैल्यू BC है, यानी AB बाई AC हो जाएगा। और थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री रखेंगे बिकॉज ग्राउंड से वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, मतलब झुका हुआ है, यानी टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमको निकालना ही है जिसको हम लोग x बोले हैं, यानी x डिवाइडेड बाई AC का वैल्यू 8 दिया है तो ये 8 हो जाएगा। और टेन 30 बच्चा को पता है, दिस इज 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बाई 8, यानी अगर यहां से आप x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दिस इज इक्वल टू 8/√3, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y को कैलकुलेट करते हैं। तो y को कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग b और h की मदद से कैलकुलेट करेंगे। मान लेंगे कि हमको b दिया हुआ है और हमको h कैलकुलेट करना है। h मतलब y मतलब जो ट्री वाला पार्ट टूट करके जमीन पे गिरा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको हम लोग y बोले हैं। ठीक है, तो b और h किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है? तो ये कॉस थीटा में आता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा का यूज करेंगे तो अपने पास y निकल के आ जाएगा। तो ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या करेंगे? कॉस थीटा यूज करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? ये b बाई एच होता है। ठीक है, और b क्या है? BC और h क्या है? AC, यानी BC बाई AC हो जाएगा, BC बाई AC। और थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? cos 30 इज इक्वल टू BC का वैल्यू 8 है, राइट, 8 है, और AC का वैल्यू y है। तो cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है आपका √3/2, आप चेक कर लेना, ये √3/2 होता है, इज इक्वल टू 8/y हो जाएगा। तो यहां से आप y कैलकुलेट करोगे तो y का वैल्यू आपके पास 16/√3 निकल जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री होगा डेट इज x प्लस वाई, और अपने पास x भी आ गया है, y भी आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? x प्लस वाई करेंगे, x प्लस वाई हम लोग करेंगे। तो x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू आप देख सकते हो 8/√3 है, ये कितना है? 8/√3 प्लस y का वैल्यू कितना है? 16/√3, 16/√3। तो यहां पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम विल बी √3, एलसीएम हो जाएगा √3, और यहाँ पे 8 प्लस 16 हो जाएगा, और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 24/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, राइट। तो √3/√3 हो जाएगा, एंड ये 24√3/3 हो जाएगा, और ये 3 से 24 कैंसिल आउट होगा 8 बार में, तो ये 8√3 आ जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू है ये 8√3 के आया, इक्वल आया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8√3 आया है, और ये क्या है? टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो कि टूटा हुआ था। ठीक है, ये क्या होगा? टोटल
हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, क्वेश्चन में हमको बोला था कि एक पेड़ है जो कि आंधी तूफानों की वजह से बीच में से कहीं से टूट करके ग्राउंड पे गिर गया है, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड पे मतलब पेड़ के जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहां से 8 मीटर दूरी पे उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड पे गिरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो 8 मीटर दूरी पे और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको बताना है कि जो पेड़ टूट के गिरा है उसका एक्चुअल हाइट क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो जो ग्राउंड पे पेड़ का भाग टूटा हुआ भाग खड़ा हुआ उसको हम लोग एक्स बोले हैं, और जो टूट के ग्राउंड पे गिर गया उसको हम लोग वाई बोले हैं। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई विल बी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाए हैं और इस ट्रेंगल में एक्स और वाई निकाल दिए हैं और दोनों को ऐड कर दिए हैं, तो अपने पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल के आ गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना। ठीक है, बोल रहा है ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। ठीक है, स्लाइड्स मतलब क्या होता है, जो ग्राउंड में बच्चों को खेलने के लिए बनाया जाता है ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से जो भी खेलने वाले जो स्लाइड्स बनाए जाते हैं इसको स्लाइडर बोलते हैं, और इसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड्स हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री एंगल। मतलब जो 5 साल के कम के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसा स्लाइडर बनाया जाएगा जिसपे स्लाइड किया जाता है, वो कितना होगा, उसका हाइट 1.5 मीटर होगा और वो ग्राउंड से 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे इंक्लाइंड होगा। ठीक है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, और 5 साल से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, सी वांट्स टू हैव अ स्टिफ स्लाइड। स्टिफ स्लाइड मतलब क्या होता है, मतलब जो जिसका ज्यादा ढलान हो, जो ज्यादा उठा हुआ हो, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ग्राउंड से उसका हाइट 3 मीटर होना चाहिए और वो 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होना चाहिए। तो बोल रहा है कि दोनों स्लाइड्स का हाइट कितना होना चाहिए, मतलब दोनों स्लाइड्स का लेंथ कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years मतलब 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए ये स्लाइडर बनाया जाएगा। ग्राउंड से जिसका हाइट कितना है, ग्राउंड से इसका हाइट 1.5 मीटर होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ग्राउंड से ये 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे इंक्लाइंड होना चाहिए। तो जो स्लाइडर का लेंथ है, ये स्लाइडर का लेंथ है जिसपे बच्चे फिसल के खेलेंगे, तो इसका लेंथ हमसे पूछा है कि बताना है कि ये कितना होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, और इस राइट एंगल ट्रेंगल की मदद से इस स्लाइडर का हम लोग लेंथ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे मान लो कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस सी के रिस्पेक्ट में बात करो तो ये जो स्लाइडर का लेंथ होगा इसको कुछ देर के लिए चलो एक्स बोल दो, एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो सी के रिस्पेक्ट में अगर आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को मार्क करो तो ये जो AC का जो वैल्यू है, जो जिसको हम लोग x बोले हैं, जो कि स्लाइडर का लेंथ है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमको परपेंडिकुलर दिया है और हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं, ये साइन थीटा में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को स्लाइडर का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए साइन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना पड़ेगा और अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रेंगल ABC में हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, ट्रेंगल ABC में साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, और P का वैल्यू कितना दिया है, P का वैल्यू AB दिया है और H का वैल्यू AC दिया है, यानी AB/AC। ठीक है, AB/AC, और थीटा का वैल्यू कितना है भैया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, AB इज 1.5, ये है 1.5, और AC हमको कैलकुलेट ही करना है जिसको हम लोग x बोले हैं। तो साइन 30 1/2 होता है, ये 1.5 हुआ डिवाइडेड बाई x, यानी x कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 1.5 इंटू 2 हो जाएगा। अब 1.5 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिख लो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 को 1.5 को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ये 15/10 हो जाएगा,
5 से कटेगा तो ये 3 और ये 5 से कटेगा तो 2, यानी 3/2, यानी 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पे 1.5 के प्लेस पे आप 3/2 लिखो और डिवाइडेड बाई इंटू 2, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो x का वैल्यू 3 मीटर आपके पास निकल के आ जाएगा। मतलब जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइडर का लेंथ होना चाहिए डेट इज ऑफ 3 मीटर, तो ये 3 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, और जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, 60 डिग्री के हॉरिजॉन्टल लाइन से इंक्लाइंड होने चाहिए और 3 मीटर के ऊंचाई पे इसका हाइट होना चाहिए। तो इसके लिए हमसे स्लाइडर का लेंथ पूछा है, तो स्लाइडर क्या हो जाएगा, स्लाइडर का लेंथ आपका ये हो जाएगा, तो हमको इसका लेंथ कैलकुलेट करके बताना है। तो सेम यहाँ पे भी वही फंडा यूज करेंगे। चलो इसको P, इसको Q और इसको R बोल देते हैं, एंड यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, R पे जो 60 डिग्री एंगल बन रहा है इसके रिस्पेक्ट में ये आपका H हो जाएगा और ये आपका P हो जाएगा। और जो स्लाइडर का लेंथ है चलो इसको Y बोल देते हैं, मतलब यहाँ पे हमको Y वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी हमको P दिया हुआ है और H कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे भी इस स्लाइडर का लेंथ निकल के आ जाएगा। तो ट्रेंगल PQR में हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, ट्रेंगल PQR में साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा, और P का वैल्यू कितना है PQ और H का वैल्यू PR है, यानी PQ/PR, PQ/PR। तो थीटा के प्लेस पे कितना रखेंगे 60 डिग्री, और PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू 3 मीटर है क्या, दिस इज 3 मीटर, ये 3 है, और PR का जो वैल्यू है ये y के इक्वल है। तो साइन 60 कितना होता है, ये √3/2 होता है, इज इक्वल टू 3/y। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 6/√3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/√3 हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर लो तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 6√3/3 हो जाएगा, और यहाँ से कटेगा तो y का जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 2√3, यानी जो बच्चे 5 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनके लिए ये स्लाइडर का लेंथ हो जाएगा। यानी क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द स्लाइडर लिख लो, स्लाइडर फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, और जो अपने पास x निकल के आया था ये कितना हो जाएगा, ये 2√3 मीटर, और जो x निकल के अपने पास आया था ये x क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइडर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइडर का लेंथ होगा डेट विल बी 3 मीटर, एंड जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइडर का लेंथ होगा डेट इज 2√3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से आते हैं तो आप बहुत आसानी से ट्रायंगल बना के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय। ठीक है।